A very good evening to all of you student. I myself रोहित. और स्टूडेंट हम लोगों ने अभी तक इवोल्यूशन के अंदर हम लोगों ने अभी तक देखा कि इवोल्यूशन से के थ्रू अर्थ पे लाइफ कैसे फॉर्म हुई, अर्थ कैसे फॉर्म हुई, अर्थ के ऊपर पहले लाइफ किस तरीके से आई. ठीक है. उसके बाद हमने देखा था कि एविडेंस कौन कौन से थे. फोसिल्स, आपके होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन, ओटिज्म, आपका वेस्टिजियल ऑर्गन्स. ठीक है. और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि एडेप्टिव रेडिएशन क्या होती है. ठीक है. नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या होता है. आज का बेसिकली बेटा जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा किससे रिलेटेड, थ्योरी से रिलेटेड. तो कौन कौन सी थ्योरी थी जो हमारी दी गई कि इवोल्यूशन जो है वो इस तरीके से हुआ है. ठीक है. इस लेक्चर के अंदर हम लोग बेटा एक तो लेमार्क की थ्योरी, दूसरा डार्विन की थ्योरी और एक बेटा म्यूटेशन थ्योरी, इन तीनों थ्योरी को हम लोग डीप में पढ़ेंगे जो कि आपके सिलेबस में है. ठीक है. इनकी हर एक चीज देखेंगे कि इन्होंने क्या बताया, इनके क्रिटिसिज्म क्या थे, ड्रॉबैक्स क्या थी इनकी. ठीक है. और इनके बेनिफिट क्या थे. ठीक है. सबका एक एक करके डीप में हम लोग पूरी स्टडी करेंगे. ठीक है. तो आज मैं आपको तीनों थ्योरी समझाऊंगा. पहली आती है बेटा कौन सी, लेमार्क की थ्योरी. तो लेमार्क के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. जो लेमार्क था बेटा वो आपका कौन था, एक फ्रेंच आपका एनवायरमेंटलिस्ट था. ठीक है ना. एनवायरमेंट की स्टडी करता था, फ्रेंच का रहने वाला, फ्रांस का. ठीक है. दूसरा इसने बेटा अपनी एक बुक दी, अपनी एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर. कौन सी दी थी बेटा, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर. इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर इसने अपनी एक थ्योरी दी थी, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर. ठीक है. इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर इसने अपनी एक थ्योरी दी थी. ठीक है. इसने बेटा सबसे पहली थ्योरी जो दी थी ना कि इवोल्यूशन जो हुआ है वो सबसे पहले इसी ने दी थी. और उस थ्योरी का नाम क्या था बेटा, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर था, जो कि बेटा डिपेंड थी किसके ऊपर, यूज और डिसयूज ऑर्गन के ऊपर. यूज और डिसयूज के ऊपर ये बेटा डिपेंड करती थी. किस तरीके से अभी मैं आपको आगे बताऊंगा. सिर्फ अभी ये ध्यान रखो कि इनहेरिटेंस थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर इसने एक थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कैरेक्टर इसने एक थ्योरी दी. ठीक है. उसके बाद जो ये थ्योरी थी ये आपकी यूज और डिसयूज के ऊपर डिपेंड थी. ठीक है. इसने बेटा ये जो थ्योरी थी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये जो थ्योरी थी ये आपकी दी थी कब, 1804 में, जब डार्विन का जन्म हुआ था ना. डार्विन एक महान साइंटिस्ट थे जिन्होंने इवोल्यूशन के बारे में बताया था. जब डार्विन का जन्म हुआ था ना तो उस टाइम पे तो इन्होंने अपनी जो थ्योरी थी बेटा वो आपकी दे दी थी. और इन्होंने बेटा बुक पब्लिश की थी, फिलोसफी ऑफ जूलॉजिका. फिलोसफी ऑफ जूलॉजिका. ठीक है ना. ये आपको बुक बेटा याद रखनी है. ठीक है ना. अभी तक मैंने आपको कुछ एक पॉइंट बताए कि सबसे फर्स्ट अटेम्प्ट जो था इवोल्यूशन से रिलेटेड वो किसका था, लेमार्क का था. लेमार्क ने अपनी थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर. ठीक है. जो कि डिपेंड करती थी यूज और डिसयूज के ऊपर. ये थ्योरी दी गई कब, 1804 में. और ये बेटा कौन सी बुक में पब्लिश हुई, फिलोसफी ऑफ जूलॉजिका में जो है ये बुक आपकी पब्लिश हुई. ठीक है. उसके बाद बेटा इसने क्या बताया अपनी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर में. इसने क्या बताया कि जो भी ऑर्गेनिज्म इस अर्थ के ऊपर जो भी कैरेक्टर एक्वायर्ड करता है वो कैरेक्टर आपका पास ऑन होता है नेक्स्ट जनरेशन में. इसने ये कहा कि जो भी कैरेक्टर आपका एक्वायर्ड होता है, ठीक है, जैसे मान लो ये जिराफ है. ठीक है. ये क्या करता है, इसकी बेसिक नीड, पहले जिराफ इस साइज का हुआ करता था. इसकी बेसिक नीड थी कि हाई प्लांट को भी खाया जाए. तो इसने क्या किया, अपनी गर्दन को और बड़ा कर लिया. ठीक है ना. अपनी गर्दन को और बड़ा कर लिया. इसका कहने का मतलब ये था कि जो भी ऑर्गेनिज्म इस एनवायरनमेंट के ऊपर आया है वो अपने जो भी कैरेक्टर उसके यहाँ पे आते हैं
वो उसके नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो जाते हैं। कि जैसे मान लो इसने अपनी नेक बड़ी की तो वो नेक जो है अगली बार बड़ी ही नेक के आपके जिराफ आए, ठीक है ना। देखो इसके बेसिक 4 पॉइंट आपको बताता हूं कि इसके थ्योरी के पोस्टुलेट क्या क्या थे। पहला ये कहा कि अगर मान लो कोई भी ऑर्गेनिज्म है ना, कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसकी अंदर जो उसकी बेटा इंटरनल फोर्स होती है, इसके अंदर इसने ये कहा कि इसके अंदर एक इंटरनल फोर्स होती है जो ये चाहती है कि इस ऑर्गन को बड़ा करना है, इस ऑर्गन का यूज करना है, इस ऑर्गन का डिसयूज करना है, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है कि जो ऑर्गन है बेटा वो नया आपका डेवलप हो जाता है, ठीक है। जैसे इसका साइज इंक्रीज हो गया ना, इसके कहने थे ये, अभी मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही है, अभी सिर्फ मैं आपको ये कह रहा हूं कि इसने ये कहा कि ये जो है अपने ऑर्गन को इंक्रीज करता है, ठीक है ना। और फिर ये कहा कि ये इसकी डिपेंड करता है पावर ऑफ यूज पे। पहली बात क्या की कि इसके अंदर क्या होती है, एक इंटरनल फोर्स होती है जो किसी भी ऑर्गन को क्या कराती है, आपकी डेवलप कराती है। और ऑर्गन डेवलप होने के बाद बेटा वो डिपेंड करता है इसकी पावर ऑफ यूज पे, कि जितना ज्यादा यूज होगा वो ऑर्गन उतना ही ज्यादा बड़ा होता चला जाएगा, और जितना नहीं होगा वो ऑर्गन उतना ही छोटा होता चला जाएगा, मतलब खत्म होता चला जाएगा। उसके बाद क्या कहा कि ये आपके हर एक जनरेशन में आपके जाते रहते हैं, ठीक है। आपका जो भी कैरेक्टर इसने लाइफ पे आने के बाद, किसी भी ऑर्गेनिज्म ने लाइफ में आने के बाद कोई भी कैरेक्टर आपका एक्वायर किया है वो आपका पास ऑन हो जाता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर, ठीक है। अब बात आती है कि बेटा इसकी कुछ एक बात ठीक भी थी और कुछ एक गलत भी थी। इसके क्रिटिसिज्म क्या थे, इसने जो ये कहा कि जो एनवायरमेंट, जो भी ऑर्गेनिज्म इस एनवायरमेंट में आने के बाद जो भी कैरेक्टर को एक्वायर करता है वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो जाता है। तो क्या बेटा अगर मान लो एक बंदा, जैसे मान लो एक बंदा आपका काफी हीट के अंदर काम करता है और उसका कलर मान लो ब्लैक हो गया, ठीक है। तो क्या उससे आने वाली हर एक जनरेशन जो होगी उसका सबका कलर ब्लैक होगा? नहीं बेटा, क्योंकि उसका जेनेटिक कॉन्स्टेंट अगर मान लो व्हाइट है और वो एनवायरमेंट की वजह से ब्लैक हुआ है तो आगे आने वाली जनरेशन ब्लैक थोड़ी ना होगी, क्या पता वो व्हाइट भी हो जाए, ठीक है ना। तो ये बेटा आपका जो हम लोग यहाँ पे आने के बाद जो कैरेक्टर एक्वायर करते हैं वो पास ऑन नहीं होते, ठीक है। जो हम लोग यहाँ पे एक्वायर करते हैं, जैसे मान लो मैं ये कहता हूँ कि मेरे अंदर वॉलीबॉल खेलने की कैरेक्टरिस्टिक है, तो क्या वो मेरे बच्चे के अंदर खुद ही वो कैरेक्टरिस्टिक चली जाएगी मेरे थ्रू ही, ठीक है। ऐसा नहीं होता बेटा। जो स्किल हम यहाँ पे आके सीखते हैं वो जरूरी नहीं होती कि वो हमारी जनरेशन के ऊपर पास ऑन हो, ठीक है ना। इसको बेटा डिस्प्रूव करने के लिए एक साइंटिस्ट थे ए वाइसमैन, ठीक है। इन्होंने बेटा एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किए, माइस ले लिए, एक जगह पे कई सारे माइस ले लिए, मतलब चूहे लिए, और उनकी क्या की हर एक जनरेशन के बाद बेटा उनकी पूंछ काटता गया, और ये देखा कि नेक्स्ट आने वाली जनरेशन में क्या कोई ऐसा चूहा हुआ, ऐसा कोई माइस आया जिसकी कोई पूंछ ना हो। लेकिन बेटा हर जनरेशन के बाद ये देखा कि पूंछ आ रही थी, मतलब उसने जन्म लेने के बाद चेंज कर दिया। तो क्या वो चेंज आपकी नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हुआ? नेक्स्ट जनरेशन बेटा पास ऑन नहीं हुआ। बार बार पूंछ काटी फिर भी उसकी जो माइस थे उनकी पूंछ जो है बेटा वो आ रही थी, टेल जो है वो आ रही थी, ठीक। तो यहाँ से उसने ये कहा कि जो आपके जो एक्वायर्ड कैरेक्टर जो एनवायरमेंट जो यहाँ पे आते हैं एनवायरमेंट की वजह से, वो पास ऑन नहीं होते नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, ठीक है। तो हमने बेटा लेमार्क की थ्योरी एक्सप्लेन की। लेमार्क जो थे बेटा फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। उसके बाद इसने 1809 के अंदर अपनी थ्योरी दी थी जब डार्विन का जन्म हुआ था, ठीक है। इसके जो 4 पोस्टुलेट थे वो ये थे कि पहला कि एक इंटरनल फोर्स होती है जो बंदे के अंदर जनरेट होती है। इसकी बेटा इंटरनल फोर्स थी कि इसको ये खाना है, इसकी वजह से क्या हुआ, इसके अंदर ये ओरिजिनेट हुई, इसकी जो गर्दन है वो लंबी हुई। और उसके बाद बेटा ये डिपेंड करता है उसके यूज और डिसयूज पे, इसके ये कहने थे, ठीक है ना, कि यूज और डिसयूज पे डिपेंड करता है, उसकी एक इंटरनल फोर्स होती है, ठीक है। और वो कैरेक्टर आपका नेक्स्ट जनरेशन में जाता है। इसको डिस्प्रूव करने के लिए एक साइंटिस्ट आगे थे वेसमैन। इन्होंने माइस के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया था, माइस की टेल को कट किया जनरेशन आफ्टर जनरेशन, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो आपका माइस है वो बिना टेल के पैदा हुआ, ठीक है।
उसके बाद बेटा नेक्स्ट साइंटिस्ट आए। क्रिटिसिज्म क्या थे, मैंने अभी आपको बताया कि जर्म प्लाज्म थ्योरी। देखो जो आपका हार्ट है वो बेटा आपका आपका कंटिन्यू यूज होता रहता है, पूरी लाइफ में यूज होता है। तो ऐसा तो नहीं होता कि आपका जो हार्ट साइज है बेटा वो इंक्रीज हो जाए, एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन में आपका बड़ा हार्ट आए, ठीक है ना। ठीक है, वीक मसल्स आपकी कई बार जनरेट हो जाती है बेटा एक रेसलर के बच्चे के में भी, ठीक है। तो ये कई सारे कैरेक्टर थे बेटा, अभी हम पढ़ के आए बेटा उसकी ए वेसमैन की थ्योरी को, ठीक है। तो ये सही कई सारे कैरेक्टर थे जो लेमार्क को क्रिटिसाइज कर रहे थे। उसके बाद बेटा नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं हमारे डार्विन बेटा उस टाइम के सबसे महान साइंटिस्ट थे, और इनका जो जन्म है बेटा वो आपका हुआ था कब, 1809 में इंग्लैंड के अंदर, ठीक है ना। 1809 में इनका जन्म हुआ था बेटा इंग्लैंड के अंदर, और इन्होंने 12 फरवरी 1809 के अंदर इनका जन्म हुआ। इन्होंने एक शिप थी उसके ऊपर बेटा पूरी अर्थ का चक्कर लगाया। कहां से, जैसे मान लो पूरी अर्थ है तो बेटा यहाँ से नॉर्थ अमेरिका से, साउथ अमेरिका से लेके अफ्रीका तक होता हुआ ऑस्ट्रेलिया को लेते, इस तरीके से वो गोल चक्कर लगाया था पूरी अर्थ का, ठीक है। और इसने एक शिप के थ्रू लगाया था ये चक्कर, और इस शिप का भी नाम याद रखना होता है। इस शिप का नाम था बेटा HMS बैगल, इस शिप का बेटा नाम था HMS बीगल, ठीक है ना, इस शिप का नाम था, ठीक है। यहाँ पे बेटा ये जो बंदा है इसने अपनी जर्नी जो है इस शिप के ऊपर, अपनी जर्नी जो है बेटा आपकी 12 दिसंबर 1832 को इसने अपनी जर्नी शुरू की थी। 27 दिसंबर और 2 अक्टूबर 1836 को बेटा इसने अपनी जर्नी जो है वो कंप्लीट कर ली थी, ठीक है ना। मतलब इसका जर्नी का टाइम क्या था, 1832 से 1836। पहली बार जन्म कब हुआ, 1809 में। कौन सी शिप के ऊपर चक्कर लगाए, HMS बीगल के ऊपर। 1832 में इसने अपनी जर्नी शुरू की और 1836 में इसने अपनी जर्नी कंप्लीट कर ली। अब बेटा ये जो साइंटिस्ट था इसने जो है अकेले ने इतनी बड़ी थ्योरी जो है इवोल्यूशन के ऊपर नहीं दी थी। इसने बेटा 3 साइंटिस्ट की बातों को पढ़ा था, इसने 3 साइंटिस्ट की हेल्प ली थी। एक साइंटिस्ट थे बेटा माल्थस, ठीक है ना, एक साइंटिस्ट थे माल्थस। दूसरे थे आपके चार्ल्स, ठीक है। और तीसरे थे अल्फ्रेड, ठीक है ना, अल्फ्रेड तीसरे साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिसकी हेल्प ली थी डार्विन ने। माल्थस कौन थे बेटा, माल्थस ने अपनी थ्योरी दी थी बेटा पॉपुलेशन के ऊपर। ये पॉपुलेशन की स्टडी करते थे। इन्होंने क्या कहा था कि पॉपुलेशन जो है, हर एक पॉपुलेशन इस अर्थ के ऊपर बेटा, चाहे वो किसी की पॉपुलेशन हो, वो हमेशा ओवर रिप्रोडक्शन करती है, अपने साइज को इंक्रीज करती है। क्योंकि बेटा अगर मान लो अर्थ के ऊपर कभी भी हैजर्ड कंडीशन आ जाती है, खराब कंडीशन आ जाती है, तो अगर ज्यादा से ज्यादा इंडिविजुअल होंगे तो वो क्या होंगे बेटा, सर्वाइव होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूं कि यहाँ पे इस अर्थ के ऊपर ए टाइप की स्पीसीज 100 है, और बी टाइप की स्पीसीज आपकी 2 ही है। और अगर बेटा हैजर्ड कंडीशन आ गई तो बताओ किसके चांसेस ज्यादा रहेंगे बचने के। जैसे मान लो फ्लड आ गई तो बेटा बी तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे क्योंकि 2 ही थी, ए आपके सर्वाइव होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो इसलिए बेटा इन्होंने पॉपुलेशन की स्टडी करते थे माल्थस, और इन्होंने ये कहा था कि हर एक जो बेटा स्पीसीज है इस अर्थ के ऊपर बेटा, हर एक जो स्पीसीज है वो अपना कंट्रोल चाहती है इस अर्थ के ऊपर। वो ये चाहती है कि उसकी स्पीसीज जो है बेटा वो ज्यादा से ज्यादा आपकी रहे, ठीक है ना। आप देख लो जो आपका रैबिट होता है वो एक साल में 4 बार आपका क्या करता है, फर्टाइल करता है, मतलब बेबी बोर्न करता है, और एक बार में वो कम से कम 6 बेबी को जन्म देता है, ठीक है ना। उसके बाद बेटा
3 या 4 दो उसके जो बेबी है वो आपके मैच्योर टाइम तक बचते हैं, और फिर वो जो दो होते हैं वो आगे क्या चाहते हैं कि उनकी जो जनरेशन है वो आपकी ज्यादा से ज्यादा हो। उसने इसको क्या बोला था बेटा, डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन बोला था। देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एकदम से कई सारे प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन उनमें से आपके कुछ जो है मैच्योर हो पाते हैं, कुछ मोस्टली जो है बेटा वो मर जाते हैं। तो इस वजह से बेटा जो मैच्योर हो जाते हैं वो फिर से क्या चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा वो रिप्रोड्यूस होना चाहते हैं। तो ये क्या है बेटा, डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन है। उसके बाद माल्थस ने क्या कहा, माल्थस ने क्या कहा कि जो आपके रिप्रोडक्शन हो गया उसके बाद क्या होता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर बेटा नेचर जो है वो अपना कंट्रोल रखती है। कि जैसे मान लो नेचर किस तरीके से कंट्रोल रखती है, डिसीज से कंट्रोल रखती है। ठीक है ना, अपने नेचुरल आपका नेचुरल रिसोर्सिस होते हैं उनसे कंट्रोल रखती है। ठीक है, तो इन बातों को बेटा किसने पढ़ा था, डार्विन ने पढ़ा था। जो माल्थस ने अपनी बातें लिखी थी ना उनको बेटा डार्विन ने पढ़ा था। ठीक है ना, उसने ये पढ़ा था कि फॉरेस्ट लिमिटेड है इस अर्थ के ऊपर, फूड जो है वो लिमिटेड है इस अर्थ के ऊपर। ठीक है, इन बातों को बेटा किसने पढ़ा था, डार्विन ने पढ़ा था। उसके बाद बेटा चार्ल्स जो है, जो सेकंड साइंटिस्ट जिसके बारे में पढ़ा था, चार्ल्स जो है बेटा ये कौन थे, ये बेटा आपके ज्ञाता थे किस चीज के, ये बेटा जियोलॉजी के ज्ञाता थे, जियोलॉजी के ज्ञाता थे। और इनकी बातों को किसने पढ़ा था, डार्विन ने पढ़ा था। एल्फ्रेड वेलेक क्या थे बेटा, एल्फ्रेड वेलेक भी डार्विन के साथ साथ दूसरी जगह पे काम कर रहे थे, और ये जगह थी आपकी मेलेक एक जगह थी, वहां पे ये काम कर रहे थे। और इन्होंने अपना जो भी डाटा था वो किसको सेंड कर दिया था बेटा, डार्विन को सेंड कर दिया था कि चल भाई अब तू अपनी थ्योरी दे। ठीक है ना, एल्फ्रेड मेलेक का जो डाटा था बेटा वो उसने अपना किसको सेंड कर दिया था, डार्विन को सेंड कर दिया था। जिस आइसलैंड पे वो स्टडी कर रहा था उसने अपना जो भी डाटा था इवोल्यूशन से रिलेटेड वो किसको सेंड कर दिया था बेटा, डार्विन को सेंड कर दिया था। ठीक है ना, ठीक है, तो बेटा डार्विन जो है उसके बाद कैपेबल हुआ अपनी थ्योरी देने के लिए। ठीक है ना, अपनी थ्योरी को देने के लिए बेटा, ठीक है, डार्विन जो है वो अपना थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो है उसने अपनी नेचुरल सिलेक्शन जो है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, ये अपनी थ्योरी दी। ठीक है, ठीक है, इसने बेटा एक अपना तगड़ा मेथड बताया था। इसको इसलिए उस टाइम पे काफी माना जाता है क्योंकि इसने एक बढ़िया मेथड बताया था कि इवोल्यूशन जो है वो क्यों हुआ था, नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू हुआ था। ठीक है, अब इसके कौन कौन से स्टेप थे, इसके पोस्टुलेट कौन कौन से थे, देखो इसने सबके बारे में बात पढ़ी थी। तो बेटा इसके कौन कौन से आपके वो थे, एक ये कि आपका जो ऑर्गेनिज्म है बेटा, इंडिविजुअल जो है वो आपका एक साथ कई सारे ऑर्गेनिज्म जो है बेटा वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना, पहला क्या था आपका ओवर रिप्रोडक्शन करता है, और जब बेटा रिप्रोडक्शन होता है तो उस टाइम पे आपकी वेरिएशन आती है। ठीक है ना, ओवर रिप्रोडक्शन के बाद क्या होती है बेटा, कई सारे वेरिएशन आपकी आती है। ठीक है ना, ये वेरिएशन क्या होती है बेटा, नेक्स्ट जनरेशन में आपकी जाती है। नेक्स्ट जनरेशन में आपके जाने के बाद बेटा वो क्या करता है, आपका नेचुरल सिलेक्शन जो है वो आपका लागू हो जाता है। ठीक है ना, पहला स्टेप क्या हुआ, ओवर रिप्रोडक्शन हुआ, ओवर रिप्रोडक्शन की वजह से क्या हुआ, वेरिएशन आई, वेरिएशन की वजह से क्या हुआ बेटा, आपका वेरिएशन जो है वो बेटा आपकी नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हुई। पास ऑन होने के बाद बेटा क्या हुआ, जो आपका जैसे मान लो यहाँ पे आपके ए टाइप की जनरेशन है। ठीक है, सारी ए टाइप की है। ठीक है, ये इन्होंने आपका क्या किया, रिप्रोडक्शन किया, रिप्रोडक्शन करने के बाद बेटा वेरिएशन आई, जैसे मान लो किसी ए में आपकी वेरिएशन आ गई और उसको मैं डिनोट कर रहा हूं बेटा बी के साथ। ठीक है, वेरिएशन आ गई, अब क्या होगा, ये आपकी नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो गई ये वेरिएशन। ठीक है, अब क्या होगा, नेचर इसके ऊपर क्या करेगी बेटा, आपका नेचर क्या करेगी बेटा, इनको सेलेक्ट करेगी। नेचर कैसे सेलेक्ट करेगी, जो इस एनवायरमेंट के अंदर सुटेबल हुआ। जैसे मान लो आप अब इस नेचर के इस पॉपुलेशन के ऊपर कोविड-19 आ गया। ठीक है ना, कोविड-19 आ गया, कोरोना वायरस आ गया। अब ए और बी स्पीसीज में से बेटा जो भी आपका सही सरवाइव कर पाएगा वो आपका क्या होगा बेटा, नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। जैसे मान लो मैं भेजता हूं बी को, ठीक है ना, तो बी क्या होगी बेटा, आपकी नेक्स्ट जनरेशन में जाएगी। ठीक है ना, तो आपके कौन कौन से स्टेप हुए, पहला तो आपका रिप्रोडक्शन होगा,
वेरिएशन आई, वेरिएशन के बाद क्या होगा, वो पास ऑन हुई नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। नेक्स्ट जनरेशन के अंदर करने के बाद बेटा आपका एक नई टर्म आ गई, कौन सी, नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है ना। नेचुरल सिलेक्शन होगा बेटा आपका, सरवाइव करना पड़ेगा उस बंदे को इस नेचर के अंदर। सरवाइव करने के बाद बेटा जो आपका सरवाइव कर गया वो आपकी क्या होगी बेटा, नई स्पीसीज आपकी बन गई, ठीक है ना। तो बेटा जो सरवाइव करेगा इन दोनों में से बेटा देखो, ए भी सरवाइव कर सकता था, बी भी सरवाइव कर सकता था। ये नेचर डिपेंड करेगी कि नेक्स्ट जनरेशन के अंदर किसको जाना है। नेचर अपना एक ऐसा क्राइटेरिया रख देगी कि भाई उसको क्या करना कि नेक्स्ट जनरेशन में पास करेगी। जैसे मैंने आपको कोरोना वायरस बताया, वैसे कोई भी नेचर फिनोमिना मान लो, जैसे फ्लड मान लो, चाहे फॉरेस्ट मान लो, चाहे कोई भी एक ऐसी कंडीशन रख दी कि भाई नेक्स्ट जनरेशन में वो पास ऑन होगा, तो उससे क्या होगा बेटा, आपकी नेक्स्ट जनरेशन में ये आपकी स्पीसीज जाएगी। तो बेटा जो सर्वाइव कर पाया वही आपका क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। यहां से उसने बेटा एक टर्म और दी थी, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तो ये टर्म बेटा किसने दी थी, अर्नेस्ट ने दी थी। ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है कि इनमें से आपका जो भी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होगा वही आपका नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। और ये टर्म किसने दी थी, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ये दी थी बेटा आपकी अर्नेस्ट ने, ठीक है। क्रिटिसिज्म क्या थे बेटा, चार्ल्स डार्विन ने अपनी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के अंदर दे तो दिया था, लेकिन बेटा क्रिटिसिज्म भी बहुत ज्यादा हुए थे कि इसने बेटा जो वेरिएशन आती है, जो चेंजेस आते हैं, एक तो बेटा उसके बारे में नहीं बताया था, मतलब म्यूटेशन के बारे में नहीं बताया था, ठीक है। दूसरा बेटा इसने नेचुरल सिलेक्शन जो जीन के थ्रू होता है वो नहीं बताया। कहने का मतलब ये है कि इसने वो सारी बातें बताई थी जो हम आंखों से देख सकते हैं, लेकिन जो म्यूटेशन डीएनए के ऊपर होती है, आरएनए के ऊपर होती है, वो इसने बेटा नहीं बताई थी, ठीक है ना। तो वो सारी बेटा इसकी क्या थी, आपकी ड्रॉबैक्स थी। और इसकी ड्रॉबैक्स को खत्म किया किसने बेटा, होगो डी वरीज ने। किसके थ्रू बेटा, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन के थ्रू। ये चीज हम बेटा उसके अंदर भी पढ़ के आए हैं, किसके अंदर, जेनेटिक्स के अंदर, कि क्या कहा कि म्यूटेशन जो होती है वो बेटा कहाँ आती है, आपकी म्यूटेशन जो है बेटा वो चलती रहती है, डीएनए के ऊपर होती रहती है, म्यूटेशन आती रहती है। और जो म्यूटेशन होती है बेटा वो इनहेरिटेबल होती है क्योंकि डीएनए के ऊपर हुई है। और आपकी म्यूटेशन जो है बेटा वो अपीयर होती है, लेकिन आगे पास ऑन वही होती है जो नेचर ने सिलेक्ट की है, और बाकी वो क्या कर देती है बेटा, नेचर एलिमिनेट कर देती है। और जो आपकी वेरिएशन आपकी अच्छी हुई है, जो म्यूटेशन आपकी अच्छी हुई है, वो आपकी पास ऑन होती है, और उससे क्या होती है बेटा, नई स्पीसीज बनती है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो बंदे के अंदर जर्म सेल्स के अंदर डीएनए आरएनए के अंदर चेंजेस आएगा वही आपकी क्या होती है, पास ऑन होती है, ठीक है। ये चीज आपका डार्विन नहीं बता पाया था, ठीक है। आई होप बेटा आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। और फिर भी अगर बेटा आपको समझ में नहीं आता है तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।